सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। देहरादून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा तोहफा, करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की दी सौगात। आपदा राहत कार्य और विकास परियोजनाओं पर दिया विशेष जोर। देहरादून में नई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे प्रमाण पत्र। कहा, ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा दी। देहरादून में 4 जुलाई से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का दूसरा चरण, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेगी सरकार। जनसेवा और सुशासन को मजबूत करने पर जोर। उत्तराखंड में धामी सरकार के 5 साल पूरे, बीजेपी ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, यूसीसी सख्त नकल विरोधी कानून, महिलाओं को आरक्षण और भू कानून जैसे कई अहम फैसले लिए गए। देहरादून में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब, 41,93,000 भक्तों ने किए दर्शन। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दी जानकारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। रुक करेंगे खबरों का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विकास और आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए कुल 8 करोड़ 61 लाख रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। देहरादून कैंट क्षेत्र में बंच केबल कार्य के लिए 4 करोड़ 92 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि उत्तरकाशी जिले में आपदा से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 123 आवासीय भवनों के प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 3 करोड़ 79 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने और प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शुभारंभ किया और इस दौरान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र और विद्यार्थियों को एनसीईआरटी की पुस्तकें वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत सभी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देगी। का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है उत्तराखंड राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए। आज अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसके द्वारा आज मान्यता वाले शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र देने का ये आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और सभी वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, आने वाले हमारे सभी बच्चे संस्कारवान बने, ज्ञानवान बने, विद्यावान बने। उसके निमित्त अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनाया गया है और वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो रही है और इसका पीछे मुख्य हेतु है कि सभी बच्चे आगे बढ़ें। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 4 जुलाई से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सरकार लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएगी। उन्होंने कहा कि ये अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनसेवा और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, सरकार हर समय पर जनता के द्वार, जनता के विकास, जनता के कार्यों के विषय को लेकर कार्यक्रम करती रहती है। हमने पहले भी ये कार्यक्रम लिए थे, इसका दूसरा चरण अभी हम कर रहे हैं और तीसरा चरण भी इसका हम भविष्य में करेंगे। जन समस्याओं से जुड़े हुए जन कल्याण शिविर इस दौरान सब जगह लगेंगे। ये कार्यक्रम श्रृंखला है। ये ठीक है कि 4 तारीख को पुष्कर धामी जी प्रदेश के सबसे लंबे समय तक
मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहेगा, वो भी एक विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच बीजेपी ने टिकट की दावेदारी को लेकर कार्यकर्ताओं के लिए सख्त अनुशासनात्मक निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से टिकट की दावेदारी करना या पार्टी के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी करना अनुशासनहीनता माना जाएगा और ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि टिकट वितरण की पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसका सभी कार्यकर्ताओं को पालन करना होगा। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पार्टी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती और अनुशासन बनाए रखने के लिए ये फैसला जरूरी है। टिकट की दावेदारी की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही सबको अपनाना है। आज के सोशल मीडिया के युग में हर व्यक्ति अपनी दावेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से करेगा तो पार्टी में अनुशासनहीनता की दायरे में उसको हम लोग ले रहे हैं। इसलिए मैंने कल इस बात का ईश्वर तौर से विज्ञप्ति जारी करके बयान जारी किया है और जिनको भी दावेदारी व्यक्त करनी है वो जिलाध्यक्ष को बारे में जिलाध्यक्षों के सामने प्रस्तुत करें। प्रदेश की जो हमारी टीम है, अध्यक्ष है, महामंत्री, हमारा बात को रखे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति दावेदारी व्यक्त नहीं करेगा, ना सोशल मीडिया में कोई अपने को दावेदार बताएगा। जब किसी क्षेत्र से अधिक कार्यकर्ता अगर दावेदारी करते हैं, टिकट पाने की बात करते हैं, हमको ये मानना चाहिए कि उस क्षेत्र में हमारी लीडरशिप खड़ी है और हमारे पास उस स्तर की अच्छी लीडरशिप है। उसको मैं बड़े स्वस्थ परंपरा के तौर पे देखता हूँ। लेकिन दावेदारी करते समय हमको अनुशासन की सीमाओं को भी समझना पड़ेगा कि हम वहाँ पर अगर कोई सिटिंग विधायक हैं, अगर उनके कामों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, सरकार द्वारा जो काम। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 जुलाई को कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। बीजेपी नेता और धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोध कानून, महिलाओं को आरक्षण, भू कानून जैसे कई महत्वपूर्ण और जनहितकारी फैसले लिए गए। उन्होंने दावा किया कि इन निर्णयों से प्रदेश में सुशासन और विकास को नई दिशा मिली है। विनोद चमोली ने कहा कि जनता का विश्वास मुख्यमंत्री धामी और बीजेपी सरकार पर लगातार बना हुआ है। तो वही है कि सोचते हैं कि धामी जी पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहे। अभी तो एनडी तिवारी जी का 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी तो चुनाव फरवरी में है ना, तो धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 5 साल के बाद भी अतिरिक्त वो मुख्यमंत्री रहे, तो वो तो तिवारी जी को अवसर नहीं मिला। तो हर हाल में हम तिवारी जी का जो 5 साल लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है वो तोड़ रहे हैं, हर दृष्टि से तोड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह के काम हुए हैं प्रदेश के अंदर। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की जगह अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आ गया है। नए प्रावधान के तहत राज्य के सभी 452 मदरसों को प्राधिकरण से मान्यता लेना और उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉक्टर पराग मधुकर धकाती ने बताया कि संस्थानों को दी जाने वाली मान्यता 3 शैक्षणिक वर्षों तक वैध रहेगी। इसके साथ ही सभी मदरसों का समय समय पर भौतिक निरीक्षण भी किया जाएगा। यहाँ अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना हो चुकी है और इसी अधिनियम के अंतर्गत 30 जून 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है और 1 जुलाई 2026 से एक नई शिक्षा नीति की गंगा यहाँ पे प्रभावित हो रही है। इसमें सभी अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन के साथ साथ मुस्लिम, बौद्ध, ये भी जितने अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं, इनके लिए एक नई व्यवस्था बनाई गई है जिसमें प्रतापनगर के देवल गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई केतन लाल की मौत के मामले में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। करीब 3 घंटे तक गांव में रुककर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। तो वहीं घटना की जानकारी ली और मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। सांसद ने कहा कि निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आएगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज हम यहाँ देवाल गांव के लिए जा रहे थे और हमें भी हाईजैक किया गया है और जो उस परिवार को जो हमारी मिलने की जो इच्छा थी, उनके जो पीड़ा सुनने की जो हमारी इच्छा थी, उस पर भी पानी फेरा जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और टिहरी का जो शासन प्रशासन है वहाँ पर, चाहे डीएम हो, एसपी हो
इन्होंने जगह जगह बैरियर लगा करके किसी भी आदमी को वहाँ अंदर जाने की परमिशन नहीं हो रही है। और हमारे जो नगीना के सांसद हैं, सांसद चंद्रशेखर जी को उनके घर पर ही उनको मतलब वहाँ पर हाउस अरेस्ट करा गया है। जी एसडीएम साहब से और डीएम साहब से वही मांगे जो हमने रखी थी, उस मांगों पर चर्चा हुई और मैं पूरे प्रशासन से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल शांति व्यवस्था के रूप में रहे और हमें न्याय चाहिए। बस हमें जैसा मेरे बेटे को तड़प के उन लोगों ने मारा है, वैसे ही मुझे भी न्याय चाहिए। जी भाई जी, हमने तो आज ऐसा महसूस किया जैसा हमारा भाई हमारे पास आया है, एक दुख की पीड़ा में। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 41,93,000 से अधिक श्रद्धालु चारधाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि मानसून के बावजूद यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान जल्दबाजी से बचने, बीच बीच में विश्राम करने और मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यात्रा को सफल बनाने में जुटे सभी विभागों और अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। ना हो और लोग वहां जाकर के दर्शन प्राप्त करके पुण्य के भागी बने। सबसे मेरा आग्रह ये होगा कि जो 60 से ऊपर के जो उम्र वाले हैं वो थोड़ा सा ब्रेक देते हुए, क्लाइमेटाइजेशन करते हुए जाएंगे, रास्ते में विराम देते हुए जाएंगे यात्रा को, तो उनकी यात्रा जो है और भी मैं समझता हूं कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगी। यमुनोत्री के अंदर 6,24,998 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री में 6,70,499, केदारनाथ में 13,61,160, बद्रीनाथ के अंदर 13,76,861। देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कांग्रेस में आपसी खींचतान और गुटबाजी देखने को मिली है। हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए और उसके बाद परिवर्तन की बात करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार के कामों पर जनता का भरोसा बना हुआ है और बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। पिथौरागढ़ में जो कांग्रेस ने अपना एक सम्मेलन और एक बैठक करी थी परिवर्तन यात्रा को लेकर, उसमें साफ तौर पर यह लग रहा था वो परिवर्तन यात्रा ना होकर कुर्सी छीना झपटी सम्मेलन था। आप किस चीज का परिवर्तन कर रहे हैं? आप पहले अपने अंदर तो परिवर्तन करके देवतुल्य जनता को दिखाइए कि हाँ हम अपनों के लिए सगे हैं। क्योंकि एक पुरानी कहावत अम्मा दादी नानी के जमाने की कही जाती है कि जो अपनों के नहीं वो किसी के नहीं। तो जो आप अपनों के नहीं है तो वो देवतुल्य जनता की आप क्या रहेंगे? और जो बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, भाजपा के बारे में बोलते हैं, हमारी उपलब्धियों के बारे में गलत चीजें बोलते हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आपके ऊपर एक कहावत। थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर की गई गर्भवती महिला सरिता देवी की एम्बुलेंस में हुई मौत के मामले को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सीएचसी थराली में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम, ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित और नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने किया। प्रदर्शनकारियों ने घटना की निष्पक्ष जांच, लापरवाह चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अस्पताल में विशेष डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग उठाई है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण क्षेत्र के लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घटना हुई है जो हमारी बहन की मौत हुई है और उसके परिजन के साथ हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं सभी लोग, और हम तब तक धरने पर बैठेंगे जब तक कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरती या उस डॉक्टर पर या उसमें जो नर्सिंग स्टाफ वहाँ पर थे उनके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है, तब तक हम धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। हमारी बहन सरिता देवी जो कि सोल घाटी से आती है, वो 29 तारीख को यहाँ हॉस्पिटल में एक नई सोच के साथ आई थी। पूरा परिवार उनका, उनके परिजन साथ में आए थे और ये सोच के आए थे कि आज हमारा परिवार का एक सदस्य जन्म लेगा, और जो कि स्वयं चलकर यहाँ आई थी, बिल्कुल स्वस्थ थी। अस्पताल ने उसे जो है अपनी अनुभव की कमियों के कारण उसे जो है एडमिट तो कर लिया, पर जो है
कोई गायको यहाँ पे नहीं था, जो कि दूसरा उसकी भूमिका निभा रहा था, और उसे जो है उनके 3 घंटे तक जो उन्हें पीड़िता को रखा गया और जो कि उनकी हालत बिगड़ती गई। दुखद घटना हुई है, उसका हम सब लोग उस घटना का विरोध कर रहे हैं, उस घटना से स्तब्ध हैं, और जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर उस पीड़िता के लिए और जो गर्भस्थ शिशु था उसके लिए प्रभु से कामना कर रहे हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और साथ ही जिसको लेकर के जो अव्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की यहाँ हुई है उसको लेकर के आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और तमाम और भी राजनीतिक दल संयुक्त रूप से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम सबकी मांग है कि जब तक यहाँ पर जो गायनोलॉजिस्ट है, महिला रोग विशेषज्ञ का जब तक यहाँ पर व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक हम अपने धरने से यहाँ से नहीं उठेंगे। शॉर्ट नोटिस पे लोगों को यहाँ पर बुलाया है क्योंकि तात्कालिक घटनाएं थी, क्योंकि अचानक एक हमारी बेटी ने, हमारी बहन ने यहाँ पर इस अस्पताल की जो दुर्दशा के कारण, इस अस्पताल की हील हवाली के कारण यहाँ पर दो लोगों को जान गंवानी पड़ी। और मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने 5 घंटे यहाँ पर रोके रखा, जब तक मुझे लग रहा कि बच्चे की जब डेथ हो गई उसके पेट में, तो उसके बाद इन्होंने रेफ़र किया और रास्ते में जा कर के माँ के ने भी दम तोड़ दी। तो इस तरह से एक तो उन डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो उसमें कंसर्न है, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे उनको सबक मिल सके। और दूसरा जो है यहाँ मसूरी में 1 वर्षीय बच्चे की उपचार के दौरान मौत का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि सुबह बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे। उसके बाद बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और समय पर चिकित्सकों की उपलब्धता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस घटना से स्थानीय लोगों में भी भारी नाराजगी है और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग तेज हो गई है। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच और आवश्यक कार्रवाई की बात कही जा रही है। मामला ये है, मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब थी। मैं सिविल पहुंची, बहुत देर में उन्होंने दरवाजा खोला। 5 बजे सुबह पहुंची, जब मैंने दरवाजा खटखटाया नहीं खोला, फिर मैंने धक्का मारा, दरवाजा खुल गया। मैंने उन लोगों से बोला भैया मेरा भैया बहुत बीमार है, मेरे भैया का इलाज कर दो। उन्होंने बोला कि हाँ इमरजेंसी बंद है, इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं है। मैंने बोला भैया कुछ तो सोचो, कुछ तो करो, 1-2 घंटे का इलाज कर दो, बाकी मैं देहरादून चली जाऊंगी। उन्होंने दरवाजा अंदर रूम का बंद कर लिया। मैं दरवाजा पीटती रही, खोलती रही, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मेरा भैया आज मेरे साथ में नहीं है। पूरी सिविल हॉस्पिटल एक रेफर सेंटर बन के रह चुका है। मैं आपको कल ही आप लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा कि कैबिनेट मंत्री ने निरीक्षण किया और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मसूरी में डायलिसिस सेंटर की हम तैयारी कर रहे हैं। 15 साल बाद जब चुनाव आ रहे हैं, 15 साल बाद उनको जब विधायक बने हो गए हैं और चुनावी साल है, अब चुनाव सिर पर है, तो उनको डायलिसिस सेंटर की याद आ गई कि मसूरी में डायलिसिस सेंटर होना चाहिए। सेंट मैरीज हॉस्पिटल आपने बंद कर दिया। सिविल हॉस्पिटल के आज इतने बुरे हाल है कि आपके जो कर्मचारियों पर्चा उठा के रामपुर तिराहा कांड से जुड़े फर्जी हथियार बरामदगी मामले में मुजफ्फरनगर की विशेष सीबीआई अदालत ने तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने सभी को 1.5 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले के बाद उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस ने इसे न्याय की जीत बताते हुए दोषियों को सजा मिलने का स्वागत किया। आज जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया रामपुर तिराहा कांड में पाए जाने वाले दोषियों को जो सजा दी गई है, उससे तमाम हमारे उत्तराखंड की माताएं, बहनें, उत्तराखंड के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उन आंदोलनकारियों का जो बलिदान था आज उस पर एक बहुत ही अच्छा फैसला आया है। उन गुनहगारों को फांसी दी गई है। देखिए, भाजपा ऐतिहासिक बताए या ना बताए उससे फर्क नहीं पड़ता। रामपुर तिराहा कांड इस आंदोलन के इतिहास का सबसे क्रूर दिन और सबसे दुखद घटना थी। और जिस तरीके से एक शांतिपूर्ण आंदोलनरत आंदोलनकारियों को कुचलने का कार्य उस वक्त की सरकार ने किया था, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, हमारे 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे, उसमें ये बड़ी दुखद घटना है। और उस दिन से हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि इसमें जो भी दोषी है उनको सजा मिले। 2024 में भी पीएसी के 2 सिपाही।
रुड़की में गणेशपुर टोल प्लाजा के घेराव से पहले पुलिस ने किसान नेताओं को एहतियातन हाउस अरेस्ट कर लिया। बाद में पुलिस और टोल प्रबंधन के साथ हुई वार्ता में किसानों की अधिकांश मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया और इसके बाद भारतीय किसान यूनियन एकता और भारतीय किसान यूनियन टोंडा ने अपना प्रस्तावित धरना और टोल घेराव फिलहाल स्थगित कर दिया है। किसान नेताओं ने कहा कि तय समय में मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा। हमारी कॉल थी एसके कैम्प के अंतर्गत हमारा भारतीय किसान यूनियन एकता और हमारे भाई सचिन टोडा जी, इन्हीं का संगठन है भारतीय किसान यूनियन टोडा, और एक साहलम जी हैं भारतीय किसान संयुक्त मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष। तो हमारी सबकी कॉल थी कि वहाँ पर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था और वो धरना प्रदर्शन हमारी 4 मांगों को लेकर था, जिनमें एक मांग थी कि 20 किलोमीटर का एरिया फ्री किया जाए, जो गणेशपुर टोल प्लाजा नया बनाए उसके लिए बात हुई है। और दूसरी थी कि जो संगठन की गाड़ियाँ हैं, मामला उत्तराखंड का है, दूसरे राज्य की पुलिस यहाँ से आ रही है, तो हम तो यही कहेंगे भाई मान लिया हाउस अरेस्टिंग करने वाली इसमें कौन सी बात है। भाई हम कह रहे हैं कि हमारी जब रात आपसे वार्ता हुई तो फिर आज यहाँ सुबह जाने की क्या जरूरत थी, मुझे रास्ते में रोक लिया। रुड़की के शांतिर शाह में आयोजित दलित समाज की बैठक में खानपुर के पूर्व विधायक कंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने दलित समाज को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। बैठक में बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग मौजूद रहे। चैंपियन ने समाज के लोगों से क्षमा याचना करते हुए कहा कि यदि उनके किसी बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। और इस दौरान उत्तराखंड सरकार में दर्जाधारी मंत्री देसराज कर्णवाल भी मौजूद रहे। पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर विवाद बना हुआ था। सार्वजनिक माफी के बाद अब विवाद शांत होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने स्कूटी चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई स्कूटी भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार 29 जून को आईडीपीएल निवासी पुनीत बजाज की दुकान के बाहर से स्कूटी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान मंडी तिराहा सिटी गेट के पास चेकिंग के दौरान दोनों आरोपी चोरी की स्कूटी के साथ पकड़े गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे नशे के आदी हैं और नशे की लत पूरी करने के लिए स्कूटी चोरी की थी। आरोपियों ने यह भी बताया कि स्कूटी का तेल खत्म होने पर वे उसे छिपाने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मानसून को देखते हुए गढ़वाल मंडल प्रशासन हाई अलर्ट पर है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। सभी जिलों में आगामी मानसून के लिए हम लोगों ने सारे जनपदों के साथ मीटिंग करके और उन्हें जितने भी जो संबंधित विभाग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको निर्देशित किया हुआ है। और इस समय आप जानते हैं चारधाम यात्रा भी चल रही है। देहरादून में मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने क्यूआरटी टीमों सहित सभी विभागों को अलर्ट रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के जब अभी भी मैंने वीसी में रिव्यू किया है, तो जैसे जो हमारे कोर कंसर्न है वाटर लॉगिंग एरिया हैं, या अगर बात करें कि लो लाइंग एरिया में रहने वाले लोग हैं, तो कुल 29 ऐसे लोकेशंस नगर निगम ने आइडेंटिफाई किए और लगभग 3700 के आसपास ऐसे वल्नरेबल फैमिलीज़ हैं और 900 के आसपास हाउस होल्ड्स हैं। देहरादून में मानसून की पहली बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और सड़कों पर पानी भरने की स्थिति को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि पहली ही बारिश में सरकार की मानसून तैयारियों और गड्ढा मुक्त सड़कों के दावों की पोल खुल गई। उन्होंने कहा कि शहर के कई क्षेत्रों में कि सरकार के दावों की पोल जो अभी मैंने 10 मिनट पहले खोलने का कार्य किया है, खुद लाइव किया मैंने, और सरकार सड़कों की बात कर रही थी, हमने सड़कें बना दी, मानसून की तैयारी में सरकार जुट गई है, सड़कें बन चुकी हैं, लोग परेशान ना हो, ये कहा था धामी जी ने। आज मानसून की पहली बारिश में ही लालकुआं के कई इलाकों में पानी भर गया। मुख्य बाजार और रिहायशी क्षेत्रों में जलभराव से लोगों और दुकानदारों को परेशानी हो रही है। कई जगह नालियों का पानी सड़कों पर आ गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि समय पर नाली की सफाई नहीं होने से ये स्थिति बनी है। लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान करने की मांग की है।
खटीमा में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ आपदा से निपटने के लिए तहसील प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तहसील परिसर में 24 घंटे संचालित होने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जबकि गांगी, मझोला, सिसैया, सुनबहर और जंगल में बाढ़ चौकियां सक्रिय कर शिफ्टवार कर्मचारियों की तैनाती की गई है। तहसीलदार वीरेंद्र सजवाण ने बताया कि किसी भी आपदा की सूचना मिलते ही राहत बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है। विगत वर्षों की भांति ही खटीमा संवेदनशील क्षेत्र है बारिश में, तो मानसून शुरू हो गया था। हमारे द्वारा तहसील प्रशासन के द्वारा बाढ़ चौकियों का जो है उनको क्रियाशील कर दिया गया है। तहसील में कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें कि 24 आवर ड्यूटी रहती है कि कोई भी आपदा की स्थिति में आप तहसील में फोन करके हैं, फिर वो आगे उससे मैसेज कन्वे हो जाता है जिससे कि कोई आपदा की दृष्टि होने पर तुरंत रिलीफ मिला जा सके। हमने 5 बाढ़ चौकियां हैं वो सक्रिय हो चुकी हैं। गांगी, सुनपहर, मझोला, जंगल जोगी ठेर और सिसैया में बाढ़ चौकियां हैं जिसमें कि ड्यूटी जो है वो लगा दी गई है कार्मिकों की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।